चलिए तो आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WHO ने निःशक्तता, चिंता एवं असमर्थता के भेद को बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ साथियों हम जो है 21 प्रकार के दिव्यांगता के बारे में जानते हैं। 21 प्रकार के, उनमें से कुछ दिव्यांगता के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको केवल जो है हम दृष्टिबाधिता और चलन गत्यात्मक जो बाधिता होती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक हम बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। मैं हूं पीके साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्षीणता। अब ये क्षीणता क्या होती है इसको पहले समझिए। क्षीणता का अभिप्राय किसी भी कारण से शरीर की रचना, रूप एवं अंग विशेष कार्य प्रणाली में उत्पन्न क्षति या असामान्यता से है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग या रूप विशेष कार्य प्रणाली में उत्पन्न क्षति, कोई भी कार्य प्रणाली हो रही है या उनके अंग में क्षति आ गई है या असामान्यता लग रही है तो वो क्षीणता के अंतर्गत आता है। कोई भी शरीर की कोई भी चीज हो, है ना, रंग रूप जो भी है, उसकी शरीर के जो भी प्रमुख पार्ट्स है उनमें से कुछ क्षीणता आ जाती है, क्षति हो जाती है, तो वो क्षीणता के अंतर्गत आता है। अब सीधी सीधी बात देखा जाए तो यह किसी व्यक्ति के अंग विशेष के क्षति से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति के अंग विशेष मतलब अंग, हमारे पार्ट्स में हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट्स हैं। तो उनके शरीर के कोई भी भाग में यदि क्षति हो जाती है तो वो क्षीणता के अंतर्गत आता है। अब ठीक उसी प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे निःशक्तता। तो निःशक्तता तो होती है वो क्षीणता के परिणाम है जिसके कारण व्यक्ति का कार्य संपादन एवं क्रियाकलाप प्रभावित होता है। अब निःशक्तता हम किसे बोल रहे हैं, उसकी परिणाम है किसका, क्षीणता का, जिसके कारण किसी व्यक्ति को कार्य करने में या उसके कार्य संपादन में ये प्रभावित करेगा उसको, उसे हम बोलेंगे निःशक्तता। अब विकलांगता हम किसे कहेंगे, विकलांगता ये दोनों के परिणाम हैं, क्षीणता और निःशक्तता के कारण जब व्यक्ति अपने पर्यावरण से अंतः क्रिया करने में असुविधा महसूस करती है। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जो है पर्यावरण में अपने आप को क्या कर लेते हैं, घुल मिल लेते हैं, अंतर क्रिया कर लेते हैं, उनके साथ निर्भरता बना के चलता है, वैसा जो है जो व्यक्ति ऐसा करने में असुविधा भी महसूस कर रही है तो वो दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं दृष्टिबाधिता। तो दृष्टिबाधिता होती क्या है, दृष्टिबाधिता साथियों जिनकी दृष्टि क्षीणता, ध्यान से सुनिएगा इसको, जिनकी दृष्टि क्षीणता 360 या 20/200 से अधिक हो, कितने से अधिक हो इनकी क्षमता, तो वह दृष्टिबाधित है। अर्थात सामान्य व्यक्ति जिस वस्तु को 60 फीट से देख लेता है उस वस्तु को दृष्टिबाधित व्यक्ति 20 फीट से भी ठीक से देख नहीं पाता। तो 20 फीट क्यों लिखा गया है, यहाँ पे आप 200 भी देख सकते हैं और यहाँ पे 60 भी देख सकते हैं। दोनों को एक दूसरे का क्या है, सम्मिलित है ये, मतलब 360 या 20/200, या कह सकते हैं जो व्यक्ति 60 फीट से नहीं देख सकते, जो व्यक्ति 60 फीट से देख सकते हैं और सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन वही वस्तु को यदि वो 3 फीट से भी नहीं देख पाएगा तो दृष्टिबाधित के अंतर्गत आएगा। और जो व्यक्ति 200 फीट से देख सकता है वही चीज को वो 20 फीट से भी देख नहीं पाएगा तो वो दृष्टिबाधिता के अंतर्गत आता है। लेकिन 360 या 200, 3/60 या 20/200 से अधिक यदि इसकी दृष्टिबाधिता है, इसकी क्षमता है, तो ये पूरा अंधत्व के अंतर्गत आता है। इससे अधिक हो तो ठीक है, इसके बीच में हो तो उसको हम अलग श्रेणी में रखते हैं, जो कि आगे हम बात करने वाले हैं। दृष्टिबाधिता की स्थिति दो
एक तो पूर्ण अंधत्व होता है, अब एक होता है कम दृष्टि वाला होता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता 6/6 या 6/18 के बीच हो तो वह सामान्य दृष्टि व्यक्ति होती है। यदि किसी की 6/6, आप मेडिकल में गए होंगे, कभी मेडिकल बनवाए होंगे तो देखना आँख की जांच की जाती है तो 6/6 7 इस प्रकार से 6/7 इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वहाँ पे आपके दृष्टि क्षमता को दर्शा रहा है वो। तो ऐसे है तो वो सामान्य दृष्टि के अंतर्गत आएगा। अन्य दृष्टि किसे कहेंगे? जो 3/18 और 3/60 के मध्य यदि हो, उनके बीच हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसे हम न्यून दृष्टि, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून दृष्टि कहा जाता है उसे। ये जो बाधिता होती है वो न्यून दृष्टि के अंतर्गत आता है। यदि इससे अधिक हो गया तो पूर्ण अंधत्व के अंतर्गत आएगा। तो चलिए दृष्टि बाधिता के कारण को समझते हैं कि दृष्टि बाधिता किस कारण से आता है। तो 3 प्रकार से हम समझें कि जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद। ये सभी जितना बोल रहा हूँ ना, जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद जो बोल रहा हूँ, इस सभी प्रकार से अक्षमता बाधिता में आएगा। चाहे श्रवण बाधिता में हो, चाहे मानसिक मंदता हो, चाहे वो चलन गत्यात्मकता हो, चाहे कोई भी आपके पास दिव्यांगता आएगी, मतलब अभी जो बताने वाला हूँ कुछ को छोड़ करके, तो उसमें ये जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद जरूर आएगा। और इसमें भी आता है तो जितने भी मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, जितना भी लिखा हुआ यही बार बार दोहराएगा आपको। तो आपको ये चीज़ें अलग आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो दृष्टि बाधिता के कारण जन्म से पूर्व में गर्भवती महिलाओं का ठीक से देखभाल न होना, पौष्टिकता की कमी, अधिक रक्तस्राव का होना, माता को सिफिलिस या संक्रामक रोग होना, इसके कारण दृष्टि बाधिता आ सकती है। जन्म के पूर्व यदि जिसको है। अब जन्म के समय के बारे में बात करते हैं। अब जन्म के समय के बारे में देखिए, यदि जन्म के समय माता को खसरा हो या जन्म के समय माता को अत्यधिक दस्त हो रहा हो, जन्म के समय माता को विटामिन की कमी हो, विटामिन ए की कमी हो, ऑक्सीजन की आधिक्य हो, है ना, तो ये यदि लक्षण उसमें है तो जन्म के समय भी बच्चे में दृष्टि बाधिता या अंधत्व का कारण बन सकता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे और दिया है कुछ चीज़ें। मस्तिष्क पर आघात लगना, तेज रोशनी का प्रभाव, बैक्टीरिया का आँख में चला जाना। ये जो जितना भी बता रहा हूँ आपको 7 पॉइंट जो मिला है वो जन्म के समय का है। अब जन्म के बाद को हम देखते हैं। आँखों का सूजना, दुर्घटना या चोट, आँखों में सफ़ेद धब्बे का होना, तेज औषधियों का कुप्रभाव, मोतियाबिंद, कभी कभी वंशानुगत भी होता है। एक वंश से दूसरे अंश में भी आता है, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन जन्म के बाद अंधत्व यदि किसी में आता है तो जितने भी मैं आपको बताया हूँ इसके कारण आने की पूर्ण संभावना रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप जो है इसकी भौतिक पहचान कैसे कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति में न्यून बाधिता, न्यून दृष्टि बाधिता आने की संभावना या ऐसे इसमें लक्षण है, आप कैसे पहचानेंगे। यदि किसी का आँखों का लाल यदि हो रहा हो तो अब इसको देख के पहचान सकते हैं। बार बार आँखों का झपकना, आँखों से पानी आना या पानी बहना, आँखों का तिरछा होना, ये आपका भौतिक पहचान है। आप पहचान कर सकते हैं कि ऐसा कुछ लक्षण इसमें होने वाली है। अब दृष्टि बाधिता के प्रकार को देखते हैं। दृष्टि बाधिता के प्रकार है, सबसे पहले है प्रत्यावर्तन त्रुटि, जिसे चश्मे के द्वारा दूर किया जा सकता है। और प्रत्यावर्तन त्रुटि के अंतर्गत जो है सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष, या इसे बोलते हैं मायोपिया भी बोला जाता है ना। तो ये जो दोष होती है वो किस कारण से होती है, इसका निराकरण क्या है हम देख सकते हैं यहाँ पे। यदि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी सामान्य से अधिक हो तो मतलब सामान्य से अधिक देखी जा रही हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बन करके उनके आगे बन जाता है ना। यदि ऐसा कुछ है जिसमें लेंस और रेटिना के बीच सामंजस्य नहीं बन रहा है और उनकी दूरी बढ़ जाता है और बढ़ने के वजह से रेटिना पर न बन करके आगे बन जाता है,
तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसमें दूर के वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। यदि इसको दूर करना है, आपको इसको दूर करना है, तो आप ऐता लेंस की चश्मा लगाइए, तो ये दोष जो है लगभग दूर हो जाती है। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष होगा क्या, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है। इसमें पास की वस्तु देखने में कष्ट होता है, और इसका निराकरण करना है तो आपको उत्तर लेंस की जरूरत पड़ेगी। और कुछ और देख दे, यहाँ पे मांसपेशियों में रोग और विकार के आने से ये मतलब अंधत्व आ सकता है, या कम दृष्टि बाधिता आ सकती है। अन्य त्रुटियां भी होती है, जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। एक बीमारी का नाम है एल्बिनिज्म, जिनके वजह से ये ऐसा कारण आ सकता है। अब आपके पास ऐसा कुछ बच्चे हैं जो इसके शिकार है, जिसमें अंधत्व या कम न्यून दृष्टि नींद वाला है, तो आप जो इसका शिक्षण या प्रभावी शिक्षण कैसे तैयार करेंगे? तो बच्चों को उनके वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं का स्पर्श कराकर अध्ययन कराइए। भाई अंधत्व तो बच्चे को जो है स्पर्श कराकर यदि अध्ययन कराते हैं तो 100% वो सीखने का प्रयास जरूर करेगा। और साथ ही साथ उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाए। कौन सी लिपि से? ब्रेल लिपि से इसको पढ़ाना चाहिए। कम दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा के आगे ब्लैक बोर्ड के समीप और संभव हो सके तो खिड़की के निकट बैठाना चाहिए। ऐसा घटना मेरे साथ घट चुका है। जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता था तो एक बच्ची बिल्कुल इसी लक्षण के थे, कम दृष्टि वाला, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो हम बड़ा बड़ा अक्षर लिखते थे, उच्च आवाज़ में बातें करते थे, उसको लेंस मैग्नीफाइंग लेंस जिसमें बड़ा अक्षर दिखता है ऐसा लेंस हम दिए, तो एकदम सर को नीचे करके एक एक चीज़ को पढ़ती थी और वो लिखती भी थी, है ना। अब लिख कर वो 10th क्लास पास भी हो गई, 11th में, फिर 12th में थी। उसके बाद देखते हैं, लिखते समय शब्दों का उच्चारण करें। अध्यापन में यथासंभव ठोस व मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करें। समझाने के लिए आप ठोस वस्तु या मूर्त सामग्रियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। पढ़ाते समय बहुसंवेदी तरीकों का उपयोग करें, जैसे छूकर, देखकर, सुनकर, ऐसा चीज़ों का उपयोग करें ताकि बच्चे सीख सकें, है ना। ये चीज़ अब करना चाहिए। अब ऐसे कक्षा में संसाधन क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ब्रेल स्लेट, एबाकस, ट्रेलर फ्रेम, ब्रेल पेपर, थर्मोफार्म, मशीन, बेल्ड कार्ड, अनुकूलित शतरंज, उभरे हुए नक्शे एवं ग्लोब, ये चीज़ें होनी चाहिए उनके पास, मतलब कक्षा में होना चाहिए। यदि इसके बारे में अधिक जानकारी बताने का प्रयास करूं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप नेट में सर्च मार के इसके बारे में आप जानने का प्रयास कर सकते हैं। ब्रेल सेट क्या होता है। अब छोटी सी जानकारी हम जो है चलन गत्यात्मक बाधिता के अंतर्गत देना चाहेंगे। ये भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। चलन बाधिता, जब कोई बच्चा स्वयं या किसी वस्तु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने फिरने या कार्य करने में असमर्थ होता है तो इसे चलन बाधिता कहा जाता है। अब कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग होता है, पैरों से हो चाहे सीढ़ियों से हो, अब चलन बोल रहे मतलब पैर से ही होगा या कमर से भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी दिव्यांग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, लेकिन यदि किसी वस्तु के साथ रख दिया जाए, उसको वस्तु दे दिया जाए, है ना, कोई वस्तु पकड़ा दिया जाए, जिसे उसको जो है आप जो है पानी पकड़ा दीजिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसको कार्य संपादन करने में असमर्थ रहता है वो, मतलब ठीक से ले जा नहीं पाते, लेकिन खाली चल सकता है वो। तो ऐसी स्थिति जब रहती है तो उसे चलन बाधिता के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मुख्यतः प्रभावित होते हैं वो हड्डी होती है, जोड़ें होती है, मांसपेशी है या नाड़ियों होता है, नाड़ियाँ, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें प्रभावित रहती है। इसको याद रखना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके संबंध में। और इसका परिभाषा जो है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में इसके बारे में बोलने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है कि किसी भी अंग की चलनशीलता
जब सामान्य से 40% प्रभावित होती है तब उसे चलन निःशक्तता के श्रेणी में लेते हैं। यदि किसी की चलन निःशक्तता को जानना है, दत्तात्मक मतलब बाध्यता को जानना है, तो उसको मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है और इसकी उसमें प्रभावित क्षेत्र यदि 40% तक प्रभावित हो, जैसे आपको हैंड का बनाना है तो हैंड जो है सामान्य से 40% प्रभावित होना चाहिए। यदि आँख का बनाना है तो आँख भी सामान्य व्यक्ति से 40% प्रभावित होना चाहिए, है ना। किसी भी चीज़ का बनाओ 40% यदि प्रभावित है सामान्य व्यक्ति से, तभी आप उसकी श्रेणी में आएंगे। अब इसको शिक्षा में समावेशन करना है तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए अनुकूलित वातावरण का निर्माण करेंगे। जो कक्षा है वो भूतल में रखेंगे, भूतल के मतलब है ग्राउंड फ्लोर में रखेंगे, है ना। अब आवश्यक उपकरण कौन कौन से होने चाहिए इनके पास या उपलब्ध होना चाहिए? एक तो बैसाखी हो गया, वेसेस हो गया, मांसपेशियों की सहायता करता है ये वेसेस, कैलिपर जो जूते जैसा होता है, विशेष जूते होने चाहिए, कृत्रिम हाथ पैर होना चाहिए, स्प्लिंट होना चाहिए, व्हील चेयर यदि है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ये काम आता है जो चलन बाध्यता से संबंधित है उनके लिए। तो चलिए हम जो है अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने रखते हैं। छोटा सा जो है थ्योरी था, अब आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम जो है श्रवण बाध्यता पे पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न वहीं से आते हैं। उसके बाद मानसिक मंदता पढ़ेंगे। 2 टॉपिक और बचेगा हमारे पास, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को या विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होता है? तो आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा दृष्टिबाधित विद्यार्थी में सफल समावेशन, मतलब उसको हमको क्या करना है, एक बच्चों के साथ उसको क्या करेंगे, समावेश करेंगे। तो कौन से ऐसा प्रयास रहेगा जो इनमें सहायता करेगी, ये कहने का अर्थ है इनका। तो आगे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। तो पहला दिया हुआ है छोटे मुद्रण और चित्रों वाले पुस्तकें। चित्र वाला पुस्तक है तो ठीक है, छोटे मुद्रण इसमें तो समझ नहीं आ रहा है। शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, स्पर्शनीय और उभरी सामग्रियों का प्रयोग, बोर्ड पर लिखित निर्देश। अब बताइए जो बच्चे अंधत्व दृष्टि बाधित है, क्या उसके बोर्ड पर लिखित निर्देश देने चलेगा क्या? नहीं। शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाई दृष्टि बाधित है, सांकेतिक भाषा का उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशक्तता, क्षीणता, विकलांगता के भेद को स्पष्ट किया, किसने किया है? WHO ने किया है, SCERT ने किया है, NCERT ने किया है या सभी ने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 WHO। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन, है ना। ऐसे बालक जो कि किसी वस्तु को 60 फीट से सामान्य व्यक्ति जो देख सकते हैं, ऐसे बालक हैं हमारे पास जो सामान्य व्यक्ति जो 60 फीट से देख सकते हैं, वो बालक जो है उसे 20 फीट से भी नहीं देख पा रहे हैं। मतलब इस प्रश्न का आशय ये है कि एक सामान्य व्यक्ति 60 फीट से किसी वस्तु को देख लेता है, लेकिन एक बालक जो है उसे 20 फीट से भी देख नहीं पाते। तब किस श्रेणी में रखेंगे इसे? अंधत्व के श्रेणी में, कम दृष्टि के में, या सामान्य दृष्टि में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा जो 60 फीट से देख सकते हैं उसको 20 फीट से नहीं देख पा रहे हैं, तो पूर्ण अंधत्व के अंतर्गत आता है, तो अंधत्व आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दृष्टि बाधिता के कारण है अधिक रक्तस्राव का होना, मस्तिष्क पर आघात लगना, मोतियाबिंद का होना, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक 14 साल के बालक को शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ने को कहा जाता है, लेकिन उस बालक को पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है।
और बार बार आँखों को झपक रहा है। आप इन्हें किस श्रेणी में रखेंगे? मानसिक मंदता में, दृष्टि बाधिता में, गत्यात्मक अक्षमता में, या कोई नहीं? तो साथियों सीधी सी बात है, ये हो जाएगा दृष्टिबाधिता में। इसको पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है और बार बार अपने आँखों को झपक रहा है, यही इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधित कक्षा शिक्षण में संसाधन होना चाहिए, ब्रेलर, एबाकस, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत्यात्मक बाधिता माना जाता है सामान्य से 40% प्रभावित हो उसे, सामान्य से 37% बाधिता हो उसे, या सामान्य से 30% बाधिता हो उसे? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामान्य से 40% यदि प्रभावित है तो उसे गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत गत्यात्मक बाधिता के अंतर्गत माना जाता है। अब आता है चलन बाधिता में प्रभावित होता है, क्या चीज प्रभावित होता है? हड्डियां, मांसपेशी, जोड़ों, या सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि, यहाँ पे साथी विकलांग हो गया, ये विकलांग है। अस्थि विकलांग बच्चों के लिए उपकरण है, अस्थि विकलांग बच्चों के लिए जो उपकरण है इनमें से कौन सा है? बैसाखी है, वेसेस है, कैलिपर है, या सभी? इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है, सभी जो है अस्थि विकलांग बच्चों के लिए उपकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बालक दूर के वस्तु को देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को देखने में कठिनाई महसूस करता है, यह निकट दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है, या ग्लूकोमा है, या इनमें से सभी? यहाँ पे ग्लूकोमा लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चों को जो बच्ची है या बालक है उसे पास के वस्तु दिखाई देने में कठिनाई महसूस हो रहा है, तो पास की वस्तु को जो देख नहीं सकता वो दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, जिसे उत्तर लेंस के माध्यम से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। साथियों जो कम दृष्टि दोष है, कम दृष्टि बाधिता है, उनके लिए 20/70 का उपयोग किया जाता है। जैसे जो है 20/60 का उपयोग 200 किसके लिए उपयोग करते हैं? अंधत्व के लिए उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से न्यून दृष्टि बाधिता के लिए 20/70 स्नेल का उपयोग किया जाता है। जहां आप देखे होंगे जब भी कोई मेडिकल कराने जाते हैं, आँख की जांच कराने जाते हैं, तो छोटे अक्षर से बड़े अक्षर तक उसको देखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद उसको उसकी क्षमता के अनुसार नंबर दिया जाता है। तो वही है 20/70, 20/200, 20/100, इस प्रकार से उसमें मेंशन रहता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि एक अस्थि विकलांग बच्चों के लिए जो उपकरण होती है वो कौन कौन से, जैसे बैसाखी, वेसेस, कैलिपर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं इसे, ठीक है। आगे देखिए, कैलिपर है, विशेष जूते हैं, कृत्रिम हाथ पैर है, स्प्लिंट है और व्हील चेयर है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं धीरे से इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बताने का प्रयास करूँगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। और जो नए वीडियो नहीं देखे हैं और पीछे के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ जाएँ और उसको देखने का प्रयास करें। बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके अगले जो CG टेट है और शिक्षक भर्ती में आ जाए, तो मिस ना करें। बस इतना कहना चाहूँगा, लाइक न करना ना भूले। आप देखते बहुत ज़्यादा हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़। भले आप कमेंट्स ना करें, कमेंट्स तो करना चाहिए, आपको जैसे भी लगता है, सही लगता है, जो भी लगता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है हम सुधार भी करेंगे। दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद।